सबसे पहले एक एक सिलेबस का टॉपिक था। क्या नाम है सिलेबस का, तो ऐसे सभी टॉपिक है, बट मैंने फाइल सिस्टम पे बताना यही शुरू किया था और इसमें से बता दिया था ऑलमोस्ट। लेकिन फाइल सिस्टम पे क्वेश्चन जनरली आएगा तो बहुत ही एक इजी टाइप का होगा। बस आपको पॉइंट्स खाली बस दिमाग में रखने होंगे और वो लिखना पड़ेगा, हो सकता है वेरी शॉर्ट में जब हो। क्योंकि फाइल सिस्टम में मेन क्या है, फाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस और फाइल के एट्रीब्यूट और फाइल का मैकेनिज्म, फाइल की डायरेक्टरीज, फाइल शेयरिंग और फाइल का सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। सो जैसे ऑपरेशंस ऑफ फाइल में बहुत इजी, सब जानते हैं, फाइल को क्रिएट करना। फाइल मैनेजमेंट जो क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं पार्ट है। और आपका जो क्वेश्चन मिड टर्म में आया भी था इस पे बहुत सारे लोगों ने वो पॉइंट लिखा था, डिटेल में तो था नहीं। तो फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को ट्रंकेटिंग है। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है कि जब भी कोई फाइल हम बनाते हैं तो उसका एक फाइल एट्रीब्यूट के उसमें फाइल का जो मीटा डेटा होता है, जैसे फाइल का नाम है, फाइल का एक्सटेंशन है, फाइल की साइज है, लोकेशन है, कब मॉडिफाई किया, कब क्रिएट किया, प्रोटेक्शन उस पे है, इंक्रिप्शन है, कंप्रेशन है, ये सारी चीजें एक अलग से फाइल होती है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, मीटा डेटा। तो एक तो ये होता है जब आप डिलीट करते हैं तो पूरा का पूरा वो कंटेंट भी डिलीट होगा और उसका मीटा डेटा भी डिलीट होगा। एक ये होता है ट्रंकेटिंग में कि अगर आप फाइल को डिलीट करते हैं ट्रंकेटिंग, उसमें उसके जो कंटेंट है, जो मीटा डेटा है, वो डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, डेटा डिलीट होगा, वो नहीं डिलीट होगा। इसीलिए इसी तरह एक होता है रिपोजिशन। रिपोजिशन में हम रीड करते वक्त कुछ डेटा जहाँ पे हेड होता है उसके आगे की कोई वो रीड करना चाहे तो ये तो खैर एक बहुत ही आप कह सकते हैं एडवांस इसमें होता है। जनरली जो हम फाइल के ऊपर नॉर्मली काम करते हैं वो सब करते हैं। कोई भी फाइल, चाहे वो मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, कि फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना और डिलीट करना, ये एक मेन वो है। और एट्रीब्यूट में जैसे मैंने बताया, फाइल का डेटा तो आप देते ही हैं, बट उसके ऊपर फाइल का नाम देते हैं, उसकी डेट देते हैं, उसकी कुछ और डिटेल्स होती है, कंटेंट होते हैं, जिससे कि आप बाद में उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको पहचान सकें। फाइल जब आप बहुत सारी फाइलों की लिस्ट में देखते हैं तो आपको आइडिया होता है हाँ ये हमारा कंटेंट इस फाइल में है। तो नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइल का नाम। फाइल का एक्सटेंशन होते हैं, हम एक्सटेंशन से पहचान सकते हैं, डॉक्यूमेंट, एक्सएलएस, जेपीजी, पीएनजी, एमपी3 वगैरह। आइडेंटिफायर वो होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि उसको आइडेंटिफाई करता है लोकेशन कहाँ पे है, सी पे है, डी पे है, रूट पे है, किसी डायरेक्टरी में है, किसी फोल्डर के अंदर है, उसकी साइज क्या है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, अलग अलग साइज होती है। साइज को भी हम कभी फाइल को वो जब ओपन करते हैं तो उसकी साइज वगैरह भी हम उस पे पता हमें करना होता है, देखना होता है, तो वो डिटेल्स भी आपको देखिए शो करता आती है। इसके अलावा जब मॉडिफाई करते हैं, जब क्रिएट करते हैं, एक सिंपली अगर किसी फाइल को आप लीजिए, जैसे मान लीजिए हम फाइल का फोल्डर कोई लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये एक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक फोल्डर है तो उसकी फाइल, उसकी टाइप, डेट, मॉडिफाई टाइप, और जब आप इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे किसी फाइल की, तो प्रॉपर्टीज में देखिए उसकी लोकेशन, उसकी साइज डिस्क के ऊपर कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुई, कब एक्सेस की गई, एट्रीब्यूट में रीड ओनली है, हिडन है। आप कुछ इसकी एडवांस भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। फाइल इज रेडी फॉर आर्काइविंग, अलाउ टू हैव, इसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी आप कंप्रेस करना हो, इनक्रिप्ट करना हो, ये सारे फीचर इनक्रिप्ट वगैरह जो सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चंस कभी आता है ना तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और खुद से लिख सकते हैं, कोई ऐसी चीज इसके अंदर नहीं है। तो ये है आपका फाइल का जो एक आप कह सकते हो कि फाइल सिस्टम के बारे में और डिटेल, जो फाइल के क्या नाम है ऑपरेशंस हैं, एट्रीब्यूट हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है इसके अंदर फाइल सिस्टम का प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। अब प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, वैसे तो ये टॉपिक जो है आपके डेटा नेटवर्क के अंदर है, जिसके अंदर
इंक्रिप्शन वगैरह है, आपका क्या नाम है ऑथराइजेशन, और बहुत सारी और भी चीजें, फायरवॉल वगैरह सब। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे है, यहाँ पे भी आपका फाइल सिस्टम की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात होती है। प्राइवेसी, जैसे प्राइवेसी का मतलब क्या है कि आपका कोई जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका डेटा है, आपकी फाइल है, आपका प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर, कुछ भी हो, वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या फाइल या प्रोग्राम या प्रोसेस उसको इंटरफेयर ना करे, एक्सेस ना करे, डिस्टर्ब ना करे। जैसे रैम के अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस में इंटरफेयर ना करे, यानी उसको जाके डिस्टर्ब करे, उसको जो क्या नाम है कुछ मतलब उसमें कुछ भी उसके रिसोर्स को यूटिलाइज करे, उसको ना करने दे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, जैसे कि हम अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि कोई भी फाइल आप देखो, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंक्रिप्शन, सेंडर टू मतलब क्लाइंट जिसको भेज रहे हैं और क्या नाम है आप खुद सेंड कर रहे हैं, दोनों 1 to 1 वहां पे इंक्रिप्शन होता है। तो वो इंक्रिप्शन वो बहुत डिटेल नेटवर्क के पेपर में है, जो आपका नेक्स्ट आगे सेमेस्टर में है। तो होता क्या इसके अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑब्जेक्ट है, उसको उन सारी चीजों को वेल डिफाइंड तरीके से ऑपरेट करना, उसको यूज करना, उसको यूटिलाइज करना, और ये इंश्योर करना कि हर ऑब्जेक्ट या जितनी भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारे प्रोग्राम वो हैं, उनको सही तरीके से एक्सेस किया जाए, और वही एक्सेस करे जिसको अलाउ किया गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा ये सब टर्म, फिशिंग है, इंट्रूडर्स है, क्रैकर्स है, थ्रेड्स है, अटैक है, अनऑथराइज जिसको एक्सेस करना, कभी कभी प्रिटेंड करते हैं कि हम हैं कोई और यूजर, मतलब एक्चुअली में सामने दिखता कोई और है, कर कोई और रहा होता है, प्रिटेंड करना कि हाँ आई एम द ऑथराइज यूजर, बस एक्चुअल में आप नहीं है। तो ये सारी चीजें वहां पे, और सेशन इसके अंदर सेशन हाईजैक भी करना होता है, सेशन हाईजैक कर लेते हैं, और कि जिस खास टाइम पे आपको एक खास टाइम के अंदर वो करना है, वो अगर नहीं करते हैं तो आप देखते हो खासतौर से बैंकिंग वगैरह, या आप ओटीपी को देखो, ओटीपी आती है एक खास टाइम के अंदर, ओटीपी अगर आप नहीं सबमिट करते तो वो एक्सपायर हो जाती है, ये नहीं कि वो कभी भी आप करो, और उस बीच में कोई और दूसरा उसको हाईजैक कर ले और कुछ उसमें आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। और मेन जो इसके ऊपर होता है, जो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कि किस तरह से कॉन्फिडेंटी है, मतलब कॉन्फिडेंशियली हम उसको यूज करें वहां पे। तो जैसे कि डेटा को कोई अनऑथराइज रीड कर लेता है, ये भी एक आप कह सकते हो प्राइवेसी का ब्रीच है, नुकसान है। डेटा को मॉडिफाई कोई कर लेता है, डेटा को इंटरसेप्ट कर ले, डेटा को क्या नाम है डिस्ट्रॉय कर दे, जो अवेलेबिलिटी है 24/7 वो किसी एक टाइम पे ना हो, उसको रोकना। इसके अलावा सर्विस को थेफ्ट करना, आजकल तो नहीं है, बट पीछे जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे और शुरू शुरू में जब इंटरनेट आया था, तो कनेक्शन जब इंटरनेट का लेते थे तो वो आवर्स में मिलता था। जैसे आपने पैसा जमा किया तो आप 100 घंटे, 100 आवर्स इंटरनेट यूज करेंगे, 100 आवर्स होता था। आजकल तो साइज और उसमें जीबी और उसमें मिलता है आवर्स में। तो अब उसपे क्या होता था, दो यूजर एक साथ उस पासवर्ड को लॉग इन करके एक्सेस कर सकते थे, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर था वो जो यूजर एड्रेस और यूजर आईडी और पासवर्ड देता था, उस पे दो लोग, यानी कि मैंने कनेक्शन लिया तो मैं अपने एक फ्रेंड को दे दूं और आईडी और पासवर्ड, तो एट ए सेम टाइम अभी मैं इस वक्त कनेक्ट हूँ, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो उसी से वो कनेक्ट हो सकता था। लेकिन अगर कोई तीसरा वहां पे उस वक्त करना चाहे तो नहीं हो सकता था। तो लोग उस जमाने में क्या होता था, इंटरनेट वगैरह इतना आसान नहीं था कॉन्फ़िगर करना, तो कोई आता था हार्डवेयर एक्सपर्ट या जो भी आते थे, अब आपने उनको बताया कि हाँ ये इंटरनेट कनेक्ट करना, पासवर्ड बोल दिया, या उन्होंने आपने दिया, उन्होंने देख लिया,
तो वो पासवर्ड फिर किसी को उन्होंने बता दिया, पता ही चला उन्होंने 2 लोगों को बता दिया, तो 2 जो ऑथराइज यूजर है वो जब कनेक्ट कर रहे हैं तो पता ऑलरेडी किसी ने कनेक्ट है, और आपने जब आपका कनेक्ट हुआ आपने देखा अरे अभी तो 80 आवर्स था, अभी पता लगा 15-20 आवर्स बचा हुआ है। तो ये टाइम वहां पे सर्विसेज की थेफ्ट, इसी तरह बहुत सारी और सर्विस की थेफ्ट हो सकती है। इसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विसेज है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज पता चला कि जो लेजिटिमेट यूजर है, जो जेन्युइन यूजर है, वो यूज ही नहीं कर पा रहा है और उसको रोक दिया बहुत सारी वजहों से। तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। उसके बाद फिर आगे क्रिप्टोग्राफी होती है इसके अंदर, जिसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, जिसमें इसका मतलब होता है कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, जो कॉन्फिडेंशियली कोई इंफॉर्मेशन है उसको अचीव करना, उसमें प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। सिंपली प्लेन टेक्स्ट होता है और उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये आपका होता है इंक्रिप्शन। और जब वहाँ रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो उसको फिर से वो डिक्रिप्ट कर लेता है इंफॉर्मेशन को। तो प्रोग्राम आप कह सकते हैं कि पूरा मतलब जो भी जितने भी यूजर्स हैं उनको और सिस्टम को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा वो सही, जो ऑथराइज यूजर है उनको पूरा प्रिविलेज हो कि वो जैसे चाहे यूज करें, उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, वो अपना पूरा टास्क परफॉर्म कर सकें। तो जाहिर सी बात अगर वो नहीं कर पा रहे जो ऑथराइज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्रेट है, कहीं ना कोई सिक्योरिटी कंसर्न है। इसके अलावा ये भी इसके अंदर इंश्योर करना होता है कि अगर मान लीजिए कुछ डैमेज होता है तो वो डैमेज कुछ लिमिट्स में हो, जैसे इसके अंदर कोई वायरस आ गया, इस तरह की चीजें हो। और डिफरेंट जो उसमें सर्विसेज को यूज करने के लिए अलग अलग एक्सेस मैट्रिक्स होता है, किसको क्या अलाउ है। जैसे हम यूजर हैं तो पता चला मुझे सिर्फ रीड करना अलाउ है, राइट करना और डिलीट करना अलाउ नहीं है। कोई और यूजर है उसको रीड करना राइट करना अलाउ है, कोई और यूजर इसको रीड करना राइट करना डिलीट करना प्रिंट करना, कुछ ही अलग अलग फाइल को एक्सेस करना, ये सारा एक्सेस मैट्रिक्स कहलाता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद बात आती है यहाँ पे वायरस की। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात होती है तो वायरस का जरूर वो होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सही से परफॉर्म तब करे अगर कोई वायरस ऐसा आ जाए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्लो कर दे, उसको पूरा ना काम करने दे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वहां से फिर आपकी एप्लीकेशंस को प्रिवेंट कर, वो रोकता है, उसको डिस्टर्ब करता है। एनोइंग वहां पे सिचुएशंस आती हैं, डेटा फाइल करप्ट होता है, स्पीड स्लो होती है, और बहुत सारे ऐसे खतरनाक वायरस होते हैं जो कि हार्डवेयर को भी डैमेज करते हैं। जैसे एक वायरस होता है, बहुत नाम सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स करके। तो ट्रोजन हॉर्स में बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि हाँ ऐसे ये बोलते हैं कि हाँ ये वायरस है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये वायरस जो है नहीं होता है। जैसे ये लगेगा कोई जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, जेन्युइन प्रोग्राम, जेन्युइन एप्लीकेशन है, और ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। जनरली वायरस जो होते हैं, कोविड है या और बहुत सारे वायरस को देखो तो वो रेप्लिकेट करते हैं अपने को। लेकिन फिर भी ट्रोजन जो है एक डिस्ट्रक्टिव वायरस है, और ये सबसे बड़ी चीज ये करता है कि एक अलग से फ्रंट के सामने से नहीं, पीछे से कोई, आप कह सकते हो बैक डोर से कुछ ना कुछ ऐसे चैनल ओपन कर देता है, एक एंट्री बना देता है जहां से आपके कंप्यूटर के अंदर मिलिशियस प्रोग्राम और बहुत सारी और चीजें वहां पे जा सकती हैं, और वहां से आपके सिस्टम को, आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया जा सकता है, उसको वो अलाउ कर देता है, उसको वो आप कह सकते हैं प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा बहुत सारे स्पाईवेयर्स हैं, पॉपअप ब्राउजर्स जो होते हैं, विंडोज स्पैम होती हैं जो ईमेल के फॉर्म में आती हैं, और आप उसको बस ओपन करने की देर है, अगर आप इस तरह की फाइल को बस ओपन कर देते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है फाइल को जो है। तो इस तरह की फाइल को कभी भी जैसे सब्जेक्ट लाइन देखिए और आपको लगता है कि हाँ ये कोई अनवांटेड है या कोई इस तरह की है, तो सिंपली सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, ना कि इसको ओपन करके उसके किसी लिंक पे क्लिक कर दें तो आप आप ट्रैप में चले जाते हैं। ट्रैप डोर इसको बोलते हैं, ट्रैप डोर। इसके अलावा जो जनरली और वायरस होते हैं वो वायरस आप अपने आप को, आप कह सकते हो वो किसी प्रोग्राम या फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं, जिससे कि वायरस स्प्रेड होता है और दूसरी फाइलों को इन्फेक्ट करता है। जहां जहां वो जाएगा इन्फेक्ट करेगा, वो चाहे आप किसी को मेल के थ्रू भेज दें, पेन ड्राइव के थ्रू दे दें, क्या नाम है, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू कर दें,
तो वो जो है जैसे ह्यूमन वायरस कोई कैरी करता है, ये वायरस ये भी इसी तरह का वायरस होता है, और ये फाइल्स को डैमेज करता है, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को। ये अटैच हो जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो एक्सी फाइल होती है, इस तरह की फाइल होती है, बैच फाइल, उसके साथ अटैच हो जाता है। और जैसे ही आप वो प्रोग्राम को रन करते हैं, ओपन कराते हैं, आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा ये होता है, एक जमाने में ईमेल के थ्रू बहुत होता था, आजकल तो पेन ड्राइव और इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारी साइट्स पे जब आप फ्री गेम और फ्री म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो को डाउनलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनवाइट करते हैं इस तरह के मेलिशियस प्रोग्राम को। तो बहुत अवॉइड कीजिए, और इसके लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम पे एक जेन्युइन एंटीवायरस प्रोग्राम हो, जो कि कम से कम इस तरह की चीजों को रोके। लेकिन जेन्युइन एंटीवायरस भी जब एक पीरियड के बाद वो एक्सपायर होता है, तो आप उसको फॉरन रिन्यू ना कराएं, तो वो एज ए वो फिर वायरस को, और कह सकते हैं, इनवाइट ही करता है। वो खुद भी वायरस कहा जाता है, खुद भी वायरस ही बन जाता है वो। तो ये जो है इस तरह से वहां पे प्रिवेंशन का होता है। इसके अलावा वॉर्म भी एक तरह का होता है, जो कि वो क्या करता है कि वो एक कॉपी सेंड कर देता है उस तरह के। जैसे इसका एक एग्जांपल ये कि आपके ईमेल में एक जमाने में एक वायरस बहुत मशहूर था, एक 14 इयर्स के एक लड़के ने बनाया था, फिलीपाइंस के। और वो ऐसा था कि 14 फेब को, वो बड़ा वो है कि वैलेंटाइन डे के दिन जो है उसी दिन एक्टिवेट हुआ, तो बहुत नुकसान पहुंचाया था। और वो ईमेल के थ्रू आया था। उसमें होता क्या कि अगर ये आपके ईमेल, आपके कंप्यूटर में, आपके मेल में किसी तरह चला गया ये, तो आपकी फोन बुक में, आपके ईमेल के उसमें जितनी भी ईमेल बुक है, जितने भी 150, 200, 500 ईमेल अकाउंट है, सबको चला जाता था वो। तो वो सिंपली उस वायरस का क्या नाम है, उसने नाम ही दिया था कि आई लव यू, ये क्या नाम है उस वायरस की सब्जेक्ट लाइन थी। तो अब 14 फेब को, और आप ईमेल खोलो और आपको इस तरह से कोई एक ईमेल आ जाए, तो एक मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि इसको ओपन कर दे, कर मतलब ओपन करें, क्या है, किसने किया ये, किसने भेजा है। और जिसने भी खोला वो कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया, और जो है, तो ये बहुत मशहूर था इस तरह का। ये बॉम्ब इस तरह के होते हैं, और जनरली क्या होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो करते हैं। और कभी कभी कुछ नहीं करते, तो ये इतना अनॉय करते हैं कि एक प्रोसेस की स्पीड को स्लो कर देते हैं, वो लूप में घूमते रहते हैं। यानी जो फाइल, जैसे मैं बोलूं, आपको कोई पूछे कि आपको चौक जाना है, उसको चौक ना बता के आप ऐसे से 2-4 जगह ऐसे घुमा दो, आप यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, गोल गोल घूमता रहता है, और उसका काम नहीं होता। इस तरह के भी वो होते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ईमेल बॉम्बिंग एक होती है, ईमेल बॉम्ब, जिसके अंदर इस तरह से होता है कि बहुत सारी ईमेल आएगी, इतनी ईमेल आएगी कि आपके पास ईमेल अकाउंट में भर गई, और बहुत सारी बेकार ईमेल में काम की ईमेल उसी के अंदर छिपी हुई है। तो पता लगा आपको उसको काम की ईमेल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ईमेल बॉम्बिंग, ये भी एक वो होता था जो कि इसके थ्रू करते थे। ये भी एक सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। अभी तो ये थोड़ा सा ईमेल उमेल का एक्सेस कम हुआ है, जेन्युइनली आप क्या नाम है, बहुत सारे और मेथड्स आ गए हैं। जब सिर्फ ईमेल था तो बहुत ही ज्यादा थी। तो क्रिप्टोग्राफी, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर वो एक मेथड है उससे बचने का। प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक होता है, मैंने क्लास में बताया था, एक एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में क्या होता है, एक की यूज होती है, उसी से लॉक करना, उसी से ओपन करना। और एसिमेट्रिक में 2 की होती है, पब्लिक की, प्राइवेट की, ये मैंने बताया था। इसके बाद फायरवॉल हम यूज करते हैं। फायरवॉल सिस्टम का भी फायरवॉल वॉल होता है, आपके कंप्यूटर का नेटवर्क का भी फायरवॉल होता है। सराउंडिंग वो एक गार्ड टाइप होता है कि जो कि नेटवर्क के सराउंडिंग एग्जिस्ट करता है, और आने जाने वाली हर इंफॉर्मेशन को, हर आप कह सकते हैं पैकेट को चेक करता है कि कौन ऑथराइज एक्सेस ना हो। तो सराउंडिंग, इसलिए इसका नाम फायरवॉल है। तो ये सब खैर इसके अंदर आएगा, आपकी जो आगे की वो टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर। अच्छा, कौन कितने लोग आए हैं क्लास में? आलिया, हिमांशु, कामरान, खुशबू, मोहम्मद कारिक, नमीरा, रितु, रोशनी, श्वेता, सुप्रिया, तमन्ना, वैष्णवी, वकार। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज वैष्णवी ने बोला था, और वो नोट्स मैंने, अच्छा मैंने कंटेंट तो ये है कि भले ही क्लास में लिया, लेकिन सारा वो मैंने बना लिया था, और मैं बीच में इसलिए मैंने नहीं सेंड किया कि आपके पास अभी एनफ मटेरियल है, बहुत लेंथी है। बीच में जरीन ने मुझसे पूछा, सर कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, मैंने कहा कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी आइडिया नहीं है, और आप लोग पूरा सब पढ़ो, और
पेपर ऐसे ऑप्शन चॉइस होते हैं कि उम्मीद है कर लेंगे, तो जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और ताकि अगर क्वेश्चंस आता है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको कम से कम कुछ पॉइंट्स देख लो, ताकि क्वेश्चन आता है। और अगर ऐसा होता है कि कम क्वेश्चन आए हैं और कम आ रहा है, छूट रहे हैं क्वेश्चन, तो जो आ रहा है उसको और अच्छा करो। तो मुझसे वैष्णवी ने पूछा था आरईजी, और आरईजी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, बट उन्होंने बोला था दो तीन वो, तो मैंने आरईजी का क्या नाम है वो किया था कि आरईजी को थोड़ा सा बतला देंगे। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, आरईजी सिंपली आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया था, वो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बेसिकली एक सबसे, आप कह सकते हो, कन्वीनियंट, और एक कह सकते हो कि सबसे सुटेबल, बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, एक तरीका है सिस्टम के स्टेट को डिस्प्ले करने का। यानी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे मीन जितने भी प्रोसेस और रिसोर्सेज हैं वो किसको एलोकेट किए जा रहे हैं, किस तरह से एलोकेट किए जा रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस कैसे किसको असाइन किया जा रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो आरईजी होता है। और आरईजी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भी बता देता है ये कि इस इसके अंदर यहाँ पे डेडलॉक है, डेडलॉक अगर होगा नहीं होगा, ये सारी चीजों को वहां पे बताता है। तो मैं एक मैंने बनाया था आज आरईजी का, और ये शायद हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो शुरू से टाइम मिला है पढ़ रहे होंगे, तो शायद खुद से बहुत सारे लोगों ने नोट्स वोट्स बनाया हो। वैष्णवी बोल रही थी बहुत सारे नोट्स जो है खुद से, कोई ना कोई, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अपने हिसाब से। ये देखिए एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एक ये मैंने बनाया था कल, आज सुबह इसको कंप्लीट किया। एक और भी थी आरईजी में दो, जैसे बाकी सारे ग्राफ में वर्टेक्स और एज होते हैं, इसमें भी होता है। और वर्टेक्स में एक प्रोसेस का वर्टेक्स होता है, एक रिसोर्स का वर्टेक्स। ठीक है, तो प्रोसेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं यहाँ पे सर्किल के थ्रू, और रिसोर्स को यहाँ पे करते हैं, ये हमारे रेक्टेंगल होता है। और ये कई तरह से मतलब कई इंस्टांस का हो सकता है, सिंगल इंस्टांस, मल्टीपल इंस्टांस, थोड़ा बहुत क्लास में जिक्र किया था, शायद क्लास जिसने किया होगा याद होगा। सिंगल इंस्टांस में जैसे सीपीयू मॉनिटर है, मल्टीपल इंस्टांस में जैसे रजिस्टर हैं, या प्रिंटर भी हो सकते हैं। जनरली कभी कभी नेटवर्क बहुत सारे प्रिंटर हम यूज करते हैं। तो रिसोर्सेज को हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा वो होता है सर्किल के थ्रू। और एज में क्या होता है, एज में एक असाइन एज होता है, एक रिक्वेस्ट एज होता है। इसको भी हम इसी तरह वही प्रोसेस का जैसे, तो असाइन और रिक्वेस्ट में फर्क क्या होता है, जो एरो है टुवर्ड्स द प्रोसेस, जैसे एरो इसकी तरफ है तो आप समझिए ये असाइन एज है, और अगर प्रोसेस के आगे यहाँ पे इस तरफ रिसोर्स की टुवर्ड्स एरो है तो समझ लीजिए वो रिक्वेस्ट वहां पे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपली आरईजी का ये क्या नाम है, आप कह सकते हो कि ब्रीफ सा एक कह सकते हो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल इंस्टांस आरईजी और मल्टीपल इंस्टांस जो है आरईजी होता है, या उससे ज्यादा जब हम यूज करते हैं। तो सिंगल इंस्टांस आरईजी में क्या है कि मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे अगर वो होता है तो, कि ये जैसे मान लिए है यहाँ पे, हम यहाँ पे इस तरह से टुवर्ड्स एरो कर रहे हैं, अभी ये पीछे आया, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, और ये मान लीजिए ये जो रिसोर्स है यहाँ पे कायदे से इस रिसोर्स से इसकी तरफ हो, और ये जो है ये यहाँ पे ये इस रिसोर्स से, और फिर फाइनली यहाँ पे ये। तो अब सिंपली इसको बहुत आसान से समझिए कि ये असाइन है, ठीक है, रिसोर्स वन जो है ये प्रोसेस वन को असाइन है, और ये जो यहाँ पे इस तरह से ये एरो शो कर रही है, ये इसका मतलब ये हुआ कि P1 जो है
R2 को के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। सो दिस इज असाइन एंड दिस इज रिक्वेस्ट। फिर यहाँ पे अगर देखिए तो P2 को R2 असाइन है और P2 यहाँ R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ पे करें, अगर आप इस वाले के अंदर, इसमें यहाँ पे हमने इस तरह से मान लिए बनाया, ये R1 जो है P1 को असाइन है, और यहाँ पे अगर हम करते हैं P3 जो है R1 की रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है, और अगर दूसरा यहाँ पे करते हैं तो ये R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम इस तरह से एरो ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से इसको बनाते हैं यहां से। ठीक है, सो R2 जो है P2 का साइन है, R1 P1 को साइन है, और P3 जो है R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये फिगर ही से आप अगर इसको अगर एनालाइज करें तो आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक अकर होगा या नहीं होगा, सिंपली। और जैसे कि पीछे डेडलॉक की जो आप कह सकते हैं अकरेंस के लिए जो नेसेसरी मेथड्स हैं या नेसेसरी जो जरूरी है, जो होना चाहिए कि सर्कुलर वेट हो, होल्ड एंड वेट हो, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या किस उसके अंदर सर्कुलर वेट है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर सर्कुलर वेट भी है और यहाँ पे होल्ड एंड वेट भी है। एक को होल्ड किया दूसरे की वेट कर रहा है, एक को होल्ड किया दूसरे की वेट कर रहा है, एक को होल्ड कर रहा है दूसरे को वेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जाके देखिए सर्कुलर, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों ही में अगर आप यहाँ पे अगर जज करें और देखें, एनालाइज करें, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे होगा और कहाँ नहीं होगा। और इसका एक और भी मेथड है, उसका दूसरा मेथड एक है जो जिससे हमें ये पता करना कि यहाँ पे डेडलॉक है या नहीं है। उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो आप कह सकते हो, वो एक हम इस तरह से ड्रॉ करके बनाते हैं टेबल, और जो कि हम आपको आप ऐसे कर सकते हैं कि सिंपली आप इस तरह से बनाइए कि रिसोर्स और क्या नाम है प्रोसेस को यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इस पे नहीं बनाता हूँ, या रुकिए बना दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया, मान लिए प्रोसेस 1 है P1 और दूसरा यहाँ पे है P2। ठीक है, P1 और P2। अब यहाँ पे एक हमने दे दिया है, एक यहाँ पे एलोकेट, जैसे आप बैंकर एल्गोरिथम में आपने किया था एलोकेट, और दूसरा है यहाँ पे रिक्वेस्ट। एलोकेट और रिक्वेस्ट। अब P1 को अगर आप देखिए यहाँ पे P1 क्या कर रहा है, R1 जो एलोकेट, उसको कौन सा एलोकेट है, P1 को R1 यहाँ पे एलोकेट है, तो P1 आगे यहाँ पे आप कर दीजिए कि ये एलोकेट है, तो आपने यहाँ पे कर दिया 1। ठीक है, P1 को यहाँ पे ऊपर हम ये भी दे दें R1 R2, और रिक्वेस्ट का R1 और R2 इस तरह से। ठीक है, एलोकेट R1 R2, और ये हमारा जो है इसको हम अब दूसरे उससे लेते हैं और यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, P1, तो R1 जो है यहाँ पे अगर देखिए तो P1 को जो है R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 इसके पास है। आप यहाँ पे इस तरह से बना दें, ये 1 और यहाँ पे R2 यहाँ पे 0। ठीक है, इसके पास नहीं है। P2 क्या है,
P2 के पास क्या है, R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दिए 1 और यहाँ कर दिए 0। अब रिक्वेस्ट पे आ जाइए। रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, P1 जो है R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कर दिए 1 और यहाँ कर दिए 0, क्योंकि R1 की रिक्वेस्ट कर नहीं रहा है, R1 उसके पास है। और यहाँ पे कर दीजिए P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 उसके पास है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो चीज देखी जाती है, जो कि आपके उसमें था अवेलेबिलिटी, बैंकर एल्गोरिथम अगर सबको याद होगा, हम अवेलेबिलिटी देखते हैं कि हाँ क्या हमारी अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी देखिए, चूंकि सिंगल इंस्टेंस है तो दोनों की, R1 की और R2 की, दोनों की अवेलेबिलिटी जो है 0-0 है, क्योंकि जो है वो असाइन। तो इसको ये चाहिए, अवेलेबल नहीं है, इसको ये चाहिए, अवेलेबल नहीं है, इसको ये चाहिए, अवेलेबल नहीं है, इसको ये चाहिए, अवेलेबल नहीं है। सो क्या हुआ, यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन है। सो ये जो मेथड है, यहां से तो आप देख रहे हैं कि ऐसे दिख रहा है, इस तरह से नजर आ रहा है, बट ये एक दूसरा तरीका है, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। और यहां से जब आप करते हैं, आप किसको क्या एलोकेट है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर हमारी अवेलेबिलिटी क्या है, तो पता ही चला कि नहीं, अब यहाँ पे P1 को जब चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा R1 की, R1 तो 0 है, नहीं है, इसको नहीं मिलेगा, नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या है, तो इससे ये पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे डेडलॉक है, डेडलॉक अकर हो रहा है, ठीक है। डेडलॉक अकर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस RAG से पता चला। और जो भी आपके सामने इस तरह की फिगर दी हुई होगी, इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे उम्मीद है, बट अगर RAG के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम एक सिंगल इंस्टांस का तो एग्जाम्पल दे के बताना ही पड़ेगा। जो भी आप थियरी 2 लाइन 4 लाइन लिखते हैं, तो कोई ना कोई, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में होता है तो, शॉर्ट क्वेश्चन में होता है तो आप उसको बस थोड़ा सा 4 लाइन में लिख देंगे और थोड़ा सा वर्टेक्स और एज बता देंगे और काफी है। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले का भी अगर हम ऐसे ही बनाए यहाँ पे, सो मैं इस वाले का भी बनाता हूँ। भी टाइम खत्म होगा तो ये 1 मिनट 24 सेकंड है, तो हम दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि यहीं पे फिर ओपन करूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर है, इसके अंदर अगर देखिए यहाँ पे बनाइए अगर आप इसी तरह से, तो यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं और इसको बनाने के लिए मैं वैसे ही रखता हूं और 3 प्रोसेस को यहाँ पे लेते हैं, P1 P2 P3। लेस देन 1 मिनट।